नमस्कार दोस्तों। तो 25 जून की पीआईबी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आपने पुरानी 22 जून की, 23 जून की, 24 जून की पीआईबी एनालिसिस देख ली होगी और कल हमने उनके रिस्पेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जहां पर आपका कमेंट आप करने जाते हो वहीं पर हमने उसी कमेंट बॉक्स में उसको ऊपर पिन कर दिया है, जहां पर क्लिक करके आपको रोज की यानी कि हर दिन जो हम पीआईबी एनालिसिस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी मैंने इस टाइप के नोट्स जो है वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। बस आप उसमें मार्क कर लीजिए या कुछ आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो उस पर लिख सकते हैं। अगर आप चाहो, ये ऑलरेडी रिवीजन टाइप के नोट्स है, एक पेज में पूरा आर्टिकल कवर करने की कोशिश की जाती है, तो इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझ लीजिए, सुन लीजिए और उसको जो आपकी समझ से जो अब आपको समझ आ जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आप साइड साइड में लिख सकते हैं। अलग से आपको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपका जो ईयर है, जिस साल आप प्रिपरेशन करके एग्जाम दोगे, वो अगर 2028 है, 29 है, तो आप सोचो क्या 2 साल के पीआईबी आप लिख पाओगे? इतनी मोटी कॉपी, कितनी सारी कॉपियां भर जाएंगी, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसको डिजिटल नोट्स इसके आप अपने पास मेंटेन रखिए, टैब में, लैपटॉप में इसके डिजिटल नोट्स रखो और उसको ना मंथली कंपाइल कर लिया करो। या मैं आपको मंथली कंपाइलेशन इसकी दे भी दूंगा। मतलब जब मंथ खत्म होगा, जैसे अब ये जून मंथ है तो इसमें तो खैर 10 ही दिन हमने डिस्कस किया, तो 10 दिन का कंपाइलेशन एक मैं दे दूंगा आपको। उसको फिर ब्लैक स्केल में करके प्रॉपर चार्ट साइड में करके उसको मैं दे दूंगा, तो आप उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। 1-2 पेज में उसका सारे दिनों का प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरीके से उसको आप कर लेना आराम से और उसी में छोटा 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 नोट्स बना लेना। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करना है और सुन लेना है, बस इतना ही करना है। इसमें से आपका काम चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और अब कोशिश हमारी ये होगी कि आगे वाले सेशंस में पीआईबी एनालिसिस के अंदर ही हम आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसके इतर भी पीआईबी के अलावा भी अगर एक्सप्रेस का या हिंदू का कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका होलसम पूरा एक कंप्लीट सेशन हो जाएगा। इसमें आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज 25 जून की पीआईबी एनालिसिस हमें डिस्कस करनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका बेस ईयर 2027 है, तो आपके लिए ट्रिपल ट्रीट ऑफर इस टाइम पर चल रहा है, जहां पर आप 9 मंथ्स का कोर्स खरीदोगे, टेक्निकली वो 27 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसका प्राइस सिर्फ 21,999। ठीक इसी तरीके से अगर आप 12 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो आपकी वैलिडिटी 36 मंथ्स की हो जाएगी, तो वो 23,999। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है, यानी कि 26 जून तक ही ये ऑफर वैलिड है। उससे पहले आप इस ऑफर को अवेल जरूर से कर लीजिए। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहला आर्टिकल पीआईबी के अंदर जो हमारा था वो इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन के ऊपर था। तो यहां पर अगर आप टाइटल देखो तो उसमें लिखा हुआ इंडियाज न्यू स्टैटिकल ब्रिज फॉर दी सर्विसेज, दैट इज इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। तो यहां पर जो न्यूज है वो ये कहती है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने लॉन्च किया है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। जुलाई 2026 से हमारा इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आ जाएगा। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन क्या है, कैसे है, इससे क्या होगा, ये सब हमें समझना है इस आर्टिकल के अंदर। और इसमें दूसरी चीज आपको बताई गई कि जो बेस ईयर होगा इसका वो 24-25 होगा। अभी ये सारी चीजें टेक्निकल टर्म्स हैं। ये पूरा GS3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इकोनॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें मैं आपको इकोनॉमी के कई सारे कंसेप्ट्स भी समझाने वाला हूं। तो चलिए इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है और क्या करते हैं। देखो, हमारी इकोनॉमी में अगर आपको इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी हो तो आप क्या करोगे? अगर इंडिया की आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी हो तो आप एक काम करोगे, आप इंडिया के सेक्टर्स को देख लोगे कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में आप देखो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को जस्टिफाई करोगे, डिफाइन करोगे कि कितना अच्छा ग्रोथ हुआ, बुरा ग्रोथ हुआ, कैसा ग्रोथ हुआ, बढ़िया हुआ, नहीं हुआ, अच्छा हुआ, कैसा हुआ, राइट। अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें और मैं इन सेक्टर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं मोटा मोटा, तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर आपका हो गया, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया आपका, और एक सर्विसेज सेक्टर हो गया आपका। अब अगर मुझे देखना है कि भारत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा परफॉर्म किया है, तो मेरे पास कोई एक मानक तय होना चाहिए ना। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का हमने देखा 24 कैरेट गोल्ड बेस्ट क्वालिटी गोल्ड होता है, राइट। तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। तो वैसे ही मुझे अगर देखना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं कैसे देख पाऊंगा? हाउ आई एम गोइंग टू जज इट? या गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतने % का ग्रोथ है? हर महीने आप देखते हो एक निकलता है कि इतना % इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ किया है, इतना % डिक्रीज हुआ है, इतना % बढ़िया कर रहा है। कैसे डिसाइड होता है ये? तो उसके लिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक इंडेक्स निकाला जाता है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ही निकालती है, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इंडेक्स।
यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IIP कह देते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्री सेक्टर का ये इंडेक्स हमें बता देता है कि कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत का हो रहा है। लेकिन अगर मुझे यही चीज सर्विसेज सेक्टर में देखनी हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में देखनी हो तो क्या मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर का ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है, पहली चीज, और दूसरा सर्विसेज का भी ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है हमारे पास। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ऐसा कोई इंडेक्स आज तक बनाती ही नहीं थी। और सर्विसेज सेक्टर तो भारत की इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में 50% अकेले कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर करता है? सर्विसेज सेक्टर करता है। भारत को इसीलिए तो सर्विसेज इकोनॉमी कहा जाता है, भारत को इसीलिए सर्विस सेक्टर का किंग पिन कहा जाता है। आप भारत की कंपनियां उठा करके देखिए जो सर्विस सेक्टर्स में काम करती हैं, जैसे TCS है, इट इज अ सर्विस सेक्टर कंपनी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का मोस्टली जो आप इंजीनियर देखते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे लोग, ये सब सर्विसेज में काम करते हैं। सारा सर्विसेज सेक्टर भारत का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और भारत की इकोनॉमी में 50% का कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन सोचिए, जो सेक्टर हमारा 50% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको जज करने के लिए कोई प्रॉपर डेटा नहीं है हमारे पास। देयर इज अ बिग डेटा गैप दैट वी सी। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे हम सही इकोनॉमिक ग्रोथ का पता कभी नहीं लगा सकते। इसीलिए हमेशा वर्ल्ड बैंक ने भारत को पुअरेस्ट कैटेगरी में रखा है जब डेटा की बात आती है। चाइना भी पुअर कैटेगरी में, हम भी पुअर कैटेगरी में, कि ये अच्छे से अपना GDP कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये अच्छे से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इंडेक्स ही नहीं है इनके पास, इनकी गवर्नमेंट प्रॉपर इंडेक्स निकालती नहीं है। उस चीज को ठीक करने के लिए इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन निकाला गया, यानी कि अब सर्विसेज सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, सर्विसेज सेक्टर का जो पूरा डेटा है वो भी हमारे पास होगा थ्रू व्हाट? थ्रू द इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स निकालेगी। तो इसके लिए हमने एक टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी बनाई थी जिसने सजेस्ट किया था कि भाई आपके पास एक इंडेक्स होना चाहिए जो कि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को दिखाते रहे। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर हमने क्या सब कुछ इंक्लूड कर लिया, सारे सेक्टर्स को इंक्लूड कर लिया है। इसके इनेबलर्स क्या होंगे, किन चीजों को जज करके ये बताया जाएगा कि सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर देखी जाएंगी, इसके मोटा मोटा 3 पिलर्स होंगे। पहली चीज की एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा देखा जाएगा, दूसरी चीज GST देखा जाएगा और तीसरी चीज ASI SSE। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कि ये क्या है। तो ये 3 मेजर चीजें देखी जाएंगी। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, टेक्निकल सर्विसेज, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक्चुअल में सर्विस सेक्टर के अंदर यहां पर आ जाएगा। अभी तक इन सारी चीजों के लिए जो मेजर चीजें हैं उनके लिए हमारे पास कोई भी मानक नहीं था, उनके लिए हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था जिससे हम ये जज कर पाए कि ये सब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या कितना ग्रोथ हुआ इस पूरे सेक्टर के अंदर। ये तो अभी सिर्फ ओवरऑल सेक्टर की बात हो रही है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें इंडस्ट्री वाइज कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने कितना किया, बैंकिंग में कितना हुआ, इंश्योरेंस में कितना हुआ, उसका भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडिया वाज फेसिंग, और उसको हम सॉल्व करेंगे अब इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन से, जो जुलाई से निकलना शुरू होगा। ये मंथली निकलेगी। तो जैसे हमारा IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर मंथ में आता है, ठीक वैसे ही अब हमारा इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन भी हर मंथ में आना शुरू होगा। अभी फिलहाल इसके अंदर हमने जो हेल्थ और एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है, उसको इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, अब नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। दूसरी चीज, अगर आप इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, RBI, नॉन मार्केट सोशल वर्क, पर्सनल सर्विसेज, गैम्बलिंग, गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो उसको भी अभी फिलहाल इसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि वो भी इसके अंदर अभी इंक्लूडेड नहीं है। देयर इज अ रीजन, क्योंकि अभी हमने इसके स्टैंडर्ड्स सेट ही नहीं किए हैं, इसलिए हमारे पास एज सच कोई रिपोर्ट, कोई डेटा नहीं है जिससे हम इसको इंक्लूड कर पाएं। और इसको नापने की, इसको जैसे मान लो आप पानी है उसको लीटर में नाप रहे हो, कोई चीज वेट का है, जैसे कोई चीज है सेब है उसको किलो में नाप रहे हो, वैसा कोई हमारे पास स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ है अभी इन सर्विसेज का। तो इसीलिए हम इनको इंक्लूड अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो इसको इससे लिंक करो कि अब इसको कैसे नापा जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको हम समझते हैं और डिफ्लेटर को समझते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए डिफ्लेटर का, प्राइस डिफ्लेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। डिफ्लेटर होता क्या है?
डिफ्लेटर एक टूल होता है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, अगर हम टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें। लेकिन अगर मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये क्या है, तो सपोज जैसे क्या होता है कि मान लो आपने सर्विस सेक्टर देखा, अब सर्विस सेक्टर्स में हमने देखा कि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन हमने ग्रोथ का एक्चुअल रीजन देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक सर्विस सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है क्योंकि उसने ज्यादा सर्विसेज दी, वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज को कैलकुलेट करके बताया गया कि सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज ज्यादा हो रही है तो मतलब सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सपोज इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ, सर्विस सेक्टर के डेटा में तो ये नजर आएगा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है? सर्विसेज ज्यादा देके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो प्राइस बढ़ गया है इसलिए आपको अच्छा डेटा मिल रहा है। वॉल्यूम उसका कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और आने वाले समय में और कम हो जाएगा। तो डिफ्लेटर क्या करता है, वो इसी प्राइस इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है, और इस प्राइस इंडेक्स को जब एडजस्ट कर देता है तो हमें रियल टाइम डेटा मिल पाता है कि कितने वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है, उसके बेसिस पर हम जज करते हैं कि कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके लिए इंडिया के पास SPPI है, और ये SPPI जो इंडिया निकालता है, जिसमें वो डिफ्लेटर, ये बेसिकली प्राइस जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करके डेटा देते हैं। इसमें हमारे पास 5 सेक्टर्स में है ये डेटा, हमारे पास 5 सेक्टर्स का आता है, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स का आता है। लेकिन इन 5 सेक्टर्स के अलावा नहीं, किसी का नहीं आता, और ये भी जो आता है वो भी क्वार्टरली, SPPI भी जो आता है वो क्वार्टरली आता है। और हमें अगर निकालना है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, तो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन तो मंथली आएगा, तो फिर हम इसके ऊपर बेस तो नहीं हो सकते, इसके ऊपर अपनी स्पेक्यूलेशन तो बेस नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा तो एक तो इनफ भी नहीं है, सिर्फ 5 सेक्टर का दे रहा है, और दूसरी चीज कि वो क्वार्टरली आ रहा है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा, इसके अंदर इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन के अंदर SPPI को नहीं देखा जाएगा, फिर क्या देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI देखा जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जनरल CPI देखा जाएगा, CPI नॉन फूड देखा जाएगा। ये मेजर इंडिकेटर्स होंगे जिसके बेसिस पर आपका ये यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन यहां पर तैयार किया जाएगा। और इसके लिए WPI, CPI, इसके लिए जो बेस ईयर होगा वो बेस ईयर आपका 24-25 होगा, मतलब साल 2024 और 25 इसका बेस ईयर होगा। अब इससे हमें लाभ क्या हुआ एट द लास्ट, सबसे पहले आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाओगे और सही इकोनॉमिक ग्रोथ का आपको पता चल पाएगा। दूसरी चीज, बिजनेस साइकिल इससे बेटर हो पाएगी, आप बेटर जब एनालाइज कर पाएंगे, जब अच्छा डेटा आपके पास होगा तो आप बेटर एनालाइज। सपोज मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज काइंड ऑफ अ डेटा, राइट। वो आपको बता रहा है कि कैसे विच टाइम यूपीएससी इज चेंजिंग, हाउ यूपीएससी हैज चेंज, व्हाट आर द न्यू पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेपर, बहुत सारी चीजें, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस डायमेंशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने डेप्थ में वो जा रहे हैं, हमें यही तो पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हर सेक्टर में, हर चीज के अंदर। इसीलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब हर सेक्टर में आपको डेटा की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए हमारे पास सही डेटा स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो दूसरी चीज, बिजनेस साइकिल एनालिसिस इंप्रूव होगी, पॉलिसी मेकिंग ज्यादा बेटर हो पाएगी जब हमें पता चलेगा यार सर्विस सेक्टर हिट खा रहा है, एआई आ गया, एआई के आने की वजह से सर्विस सेक्टर हिट खाने लगा। एआई क्या कर रहा है, एआई इज एक्चुअली what AI is actually doing, AI is impacting the service sector directly। तो AI के आने से अगर सर्विस सेक्टर हमारा हिट खा रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, कम वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज हम सेल कर पा रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो नाउ वी हैव टू मेक अ पॉलिसी जिससे हम AI को रखें तो सर्विस सेक्टर के साथ मिलके काम करें, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा बेटर हम दे पाए, तो उसके लिए कुछ हमें पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट दिस विल डू, एंड ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको एकदम बेसिक से समझा दिया। आपको इसमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो जब हम इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन निकालेंगे तो इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन में हम ये सारे इंडिकेटर्स देखेंगे। जब हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालते हैं यानी कि IIP निकालते हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं, इसके अंदर हम 4 सेक्टर्स देखते हैं मेजरली, माइनिंग एंड क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 4 सेक्टर्स इसके अंदर देखे जाते हैं, और वो भी वेटेज के हिसाब से। जैसे इसमें आप देखो तो जो बेस ईयर 11-12 था,
तो इस बेस ईयर में सबसे ज्यादा वेटेज आपको किसका दिख रहा है? मैन्युफैक्चरिंग का दिख रहा है। 77% वेटेज है इसका अकेले। तो जो इंडस्ट्रियल आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो डेटा हमें मिल रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट करता है हमेशा। ठीक उसी तरीके से अब जो वेटेज है बेस ईयर 2022-23 अभी है, तो उसमें जो वेटेज है वो आपको 76% का वेटेज दिखाई देता है। मतलब अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट करता है, लेकिन हमने देखा कि जो माइनिंग का वेटेज था वो कम हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का वेटेज था वो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। सो इस हिसाब से इन सारे मानकों को देख करके, इन सारे इंडिकेटर्स को देख करके वो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रिपेयर किया जाता है। सो आपको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ISP और IIP ये दोनों पता होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं, इसको मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं, बेस ईयर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे डेटा पूछ सकते हैं, या फिर आपसे इसके इंडिकेटर्स पूछ सकते हैं, कौन कौन क्या क्या इंडिकेटर्स इंडिया यूज करेगा इस पूरे सेक्टर को डिफाइन करने के लिए, या इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, उससे भी एक क्वेश्चन आपको बना करके पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट आर्टिकल जो एयर सुविधा 2.0 प्लेटफॉर्म के बारे में है। तो आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा या न्यूज़ में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसने मिल करके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया था। इसका पहला वर्जन भी एक था, एयर सुविधा 1, मतलब एयर सुविधा उसका नाम था। बेसिकली एयर सुविधा इज अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। आप समझ ही गए होगे नाम सुन करके, अब इतना तो आप जज कर ही लेते होगे। तो एयर सुविधा इज अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से क्या करेंगे हम? तो इस प्लेटफॉर्म से हम इबोला हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे। जो भी हमारे इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं इंडिया के अंदर, वो सारी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ एंट्रीज पर अब ये पोर्टल होगा, जिस पोर्टल पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी और इस डिटेल से देखा जाएगा, इबोला हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी क्या है, देखो आउटब्रेक जो होता है, वायरस का आउटब्रेक जो होता है एक देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचता है, उसका सबसे बड़ा कारण है जो पैसेंजर्स हर दिन ट्रेवल कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में। अफ्रीका के अंदर आप देखोगे इतना जल्दी ये क्यों वायरस फैल जाता है? कोई भी वायरस अफ्रीका में क्यों इतना जल्दी फैलता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि उन कंट्रीज के बॉर्डर्स कई बार क्या होता है, अपनी कंट्री से अपनी कंट्री में जाने के लिए आपको 2-3 कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करना है, राइट? और वहां पर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो वेरी 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 नॉर्मल थिंग, हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ लगती है लेकिन उनके बहुत नॉर्मल थिंग है। तो इसलिए वहां पर आउटब्रेक बहुत तेजी से होता है। तो पैसेंजर्स जो ट्रेवल करते हैं कई बार वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और उनकी मल्टीपल हिस्ट्रीज हो सकती है, भले ही जो आपका सिम्टम्स हैं वो लेटर स्टेजेस में आ रहे हों, लेकिन कई बार वो इन्फेक्टेड होते हैं। कोविड-19 में यही हुआ था। तो इसलिए विद इन डेज वो कॉन्टिनेंट्स तक फैल जाता है कोई भी वायरस, और उसके लिए बहुत सिंपल, बहुत ईजी हो जाता है कहीं भी फैलना। अब इबोला जो है, इबोला इज़ अ वायरस डिजीज़, और इबोला में हाई फीवर होता है, वॉमिटिंग, सीवियर वीकनेस, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी मोस्ट सीवियर केसेस में ये भी हो सकती है। इसका फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। ये 1976 में आया था। इसका नाम इबोला इसलिए पड़ा, अफ्रीका की एक रिवर थी इबोला जहाँ से शुरू हुआ था, तो इबोला रिवर उसी के नाम पे इबोला वायरस इसको रख दिया गया, और इसका बहुत हाई फैटेलिटी रेट है। इसीलिए क्योंकि ये वायरस अब तेज़ी से फैल रहा है दूसरे देशों के अंदर, तो भारत ने उसके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है एयर सुविधा। एयर सुविधा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हेल्थ स्क्रीनिंग करेगा। ये क्या करेगा, जो भी पैसेंजर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, कौन से उसमें हाई रिस्क पैसेंजर्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग करेगा। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो आपके अराइवल के पहले आपको एक हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस पोर्टल पर डालनी होगी। तो ट्रैवल हिस्ट्री आप अपनी डालोगे, उसमें आप अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन जो एफिडेविट होता है एक तरीके का वो लगाओगे, और उसके साथ आप कौन सी रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहे हो वो आपको प्लेटफॉर्म बता देगा। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो उसके बाद आपके लिए नेसेसरी सर्विसेज दी जाएंगी आपको। एयर सुविधा 2.0, पहले भी एयर सुविधा था, अब 2.0 क्या कर रहा है, 2.0 ज़्यादा अच्छी स्क्रीनिंग करेगा। इसमें डेटा कलेक्शन ज़्यादा बेटर है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और क्विक रिस्पांस है इसके अंदर। अब सपोज मान लीजिए आप हमारे देश के अंदर आते हैं और हमारे देश में आकर के आपको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है ये प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपकी एडिशनल स्क्रीनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद एडिशनल स्क्रीनिंग में भी निकलता है कि हाँ भाई है, इसको इबोला चांसेस हैं इबोला हो जाए, तो उसके बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर आपको आइसोलेट किया जाएगा, आइसोलेशन मेजर्स दिए जाएंगे, और इस तरीके से आपका अर्ली डिटेक्शन होगा और फिर आपको क्विक रिस्पॉन्स, क्विक एक्शन आपके लिए लिया जाएगा, चाहे आप किसी भी देश के हों। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ एंट्रीज। तो ये आपको पता ही हो, इंडिया इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ एंट्री मतलब क्या, एयरपोर्ट्स जहाँ से फॉरेन ट्रेवलर्स हमारे देश में आ रहे हैं, या इसके अलावा
सी पोर्ट्स जहाँ से फॉरेन ट्रेवलर्स आ सकते हैं, या इंटरनेशनल लैंड चेक पोस्ट भी जो हैं, जैसे मान लो कोई नेपाल से भारत में आ रहा है तो इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंड चेक पोस्ट, तो वहाँ पर ये अब एयर सुविधा 2.0 को अनिवार्य कर दिया जाएगा। सारे बॉर्डर्स के ऊपर, सारे चेक पॉइंट्स के ऊपर एयर सुविधा 2.0 अब अनिवार्य हो जाएगा, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ कम्स दी थर्ड आर्टिकल। ये आर्टिकल बहुत फनी है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब भारतीय सरकार जो है सिटीजनशिप के सारे प्रूफ्स को उन्होंने नकार दिया है। हमने पिछले साल सुना था कि आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। हमने उसके पहले सुना, मतलब उसी ईयर में सुना था वोटर कार्ड इज ऑल्सो नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आप सिटीजनशिप को पूरा बेसिक से समझना चाहते हो और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप को लेकर के इतना झगड़ा क्यों है, एनआरसी का क्या रोल है, ये सब अगर आप समझना चाहते हो तो आप मेरी पॉलिटी की सीरीज फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने सिटीजनशिप काफ़ी डिटेल में किया है। ये सीरीज़ हमारी 6 बजे से लाइव होती है और आज से ये सीरीज़ दोबारा से शुरू है, जहां पर मैं स्टेट लेजिस्लेचर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप चाहो तो उसको फॉलो भी कर सकते हो इस सीरीज़ को, और इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है लाइव सेक्शन के अंदर। तो उसमें मैंने काफ़ी बेसिक से सिटीजनशिप को पूरा समझाया हुआ है। सारे, इवन आसाम का इशू, सारे इशूज़ मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला? इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन पासपोर्ट जो है ना, वो भी अब सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो आपको पता है कि आज जो था वो 14th पासपोर्ट सेवा दिवस था, और इसी दिन एक बम फोड़ दिया द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया कि इंडियन पासपोर्ट अब सिर्फ एक लीगल ट्रेवल डॉक्यूमेंट, अब क्या मतलब, सिर्फ एक लीगल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, इससे आप अपनी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर सकते। अब हमें पता है पासपोर्ट कैसे बनता है। पासपोर्ट बनना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। जो चीज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है वही चीज लेकर के तो पासपोर्ट बना रहे हो तुम। पासपोर्ट बनाने के लिए आपकी बहुत तगड़ी स्क्रीनिंग होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर डायरेक्टली की जाती है। आपका एक एक डॉक्यूमेंट जो है उसको चेक किया जाता है। तो बहुत तगड़ा वेरिफिकेशन के बाद ही मल्टीपल एजेंसीज जो हैं वो आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करती हैं, और तब जाकर के आपको एक पासपोर्ट मिलता है। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि ये पासपोर्ट जो है सिर्फ एक इंटरनेशनल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, इसको हम सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मन नहीं कर रहा है। और कोई रीजन मुझे दो यार, टेक्निकली और कोई रीजन समझ में नहीं आता है इसका, क्यों नहीं मानेंगे, मन नहीं कर रहा है, यही मुझे एकमात्र रीजन इसके अंदर समझ आता है। इसके अलावा कोई और रीजन समझ में नहीं आता है। अब जो हमारा अपग्रेडेड पासपोर्ट सिस्टम है उसमें आपको पता है कि RFID माइक्रो चिप टेक्नोलॉजी है। ये चिप क्या करती है? तो ई पासपोर्ट्स में RFID माइक्रोचिप्स है, जिसमें आप बायोमेट्रिक डेटा स्टोर कर सकते हो। फोर्जरी से बचाएगा ये आपको। फिर ग्लोबल क्लियरेंसेस 2 मिनट में हो जाते हैं, अभी पासपोर्ट का सिस्टम आ चुका है। और प्लस आपके पास 27 कंट्री का वीज़ा फ्री एंट्री है। 47 कंट्री ऐसी हैं जहां पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल है, और 66 कंट्रीज़ हैं जहां पर ई वीज़ा एंट्री अवेलेबल है भारतीयों के लिए, हमारे पासपोर्ट के लिए। लेकिन मेन मुद्दा था कि पासपोर्ट को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? ये क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ा? क्योंकि आजकल सिटीजनशिप को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं। कई सारी PILs दायर हुई हैं जिसमें पूछा जा रहा है, RTIs दायर हुई हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या ये डॉक्यूमेंट मेरा सिटीजनशिप का प्रूफ है कि नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से NRC लागू हुआ, और देखो आप मतलब लाखों लोग वहाँ पर, हजारों की संख्या में बांग्लादेशी जो थे, बहुत सालों से रह रहे थे भारत में, उनको भगाया गया है। उसको लेकर के पूरे देश में एक तनाव भी हो चुका है। पूरे देश में एक मतलब डर है कि भाई सिटीजनशिप क्या मानोगे। तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि पासपोर्ट को सिटीजनशिप नहीं मानेंगे, आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, वोटर कार्ड को नहीं मानेंगे, तो किसको मानोगे? तो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है क्या? सबसे पहला तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आप नेचुरल सिटीजन हो, यानी कि यहीं पर आप जन्म लिए हो, तो आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा जिसको इशू किया गया होगा अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969। अब यहां पर क्या है कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल से ही इशू हो जाता है आपका। वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 के अंदर में उसको इशू किया जाता है। सबसे पहला सिटीजनशिप का प्रूफ होगा। दूसरा,
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में आपका नाम होना चाहिए। जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसीज बनी हुई है वहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, तो वो आपका सिटीजनशिप का एक प्रूफ होगा। अगर वहाँ पर नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। अगर आप बाय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो बाय रजिस्ट्रेशन आपको सिटीजनशिप बनाई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए, जो आपने लिया हुआ था कि पूरा लीगल प्रोसेस मैंने पूरा करके और फिर सिटीजनशिप मैंने अक्वायर की है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो ही आप सिटीजन माने जाओगे। भले आपके पास आधार कार्ड हो, भले आपके पास वोटर कार्ड हो, भले आपके पास पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, आपको इंडिया का सिटीजन नहीं मान लिया जाएगा। ये 3 चीज़ें होंगी तभी आपको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि क्या ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलेगा। क्या हम ऐसा भी देख सकते हैं कि भाई जो लोग ट्राइबल्स हैं, सपोज जो ट्राइबल्स हैं उनके पास तो इनमें से मेरे ख्याल से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर भाई एनआरसी में अब वो वोट अगर उन्होंने नहीं दिया है और अगर वो बहुत, अब छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में मान लो कुछ गांव है जहां पर लोग रहते हैं, अब वहां पर एनआरसी हुआ ही नहीं है और उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि वो अपनी डिलीवरी होम घर पे ही कर लेते हैं, और उनके पास ये भी नहीं होगा क्योंकि वो नेचुरलाइजेशन से सर्टिफिकेट, नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिली नहीं है उनको, तो उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके पास हो सकता है आधार कार्ड हो, उनके पास हो सकता है पैन कार्ड हो, उनके पास हो सकता है कि वोटर कार्ड हो, लेकिन उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या उनको सिटीजन नहीं माना जाएगा या उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान होंगे? क्योंकि इसमें ट्राइबल्स की एक बहुत बड़ी कंसर्न है जो समझ में आ रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा। तो ये हमारे 3 आर्टिकल्स थे आज के पीआईबी के अंदर। अब इसको खत्म करने से पहले मैं आपको पीआईबी बैकग्राउंडर बता देता हूं, जो हम रोज जो यहाँ पर रोज हम डिस्कस करते हैं। आज पीआईबी बैकग्राउंडर में एक छोटा सा आर्टिकल आया है जो कि टूरिज्म से रिलेटेड है। लेट्स ओपन दैट। ओके, सो हमारे पास ये आ गया पीआईबी बैकग्राउंडर। अब पीआईबी बैकग्राउंडर मैं इसीलिए स्पेसिफिकली डिस्कस करता हूं कि इससे आपको कुछ डेटाज मिलते हैं, इससे आपको कुछ स्कीम्स के बारे में पता चलती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के पीआईबी बैकग्राउंडर में डिकेड ऑफ टूरिज्म लेट ग्रोथ है। यहां पर एक आर्टिकल छापा गया है जो 2014 से 2025 तक की भारत की जो ग्रोथ है उसके बारे में चर्चा करने वाला है, डिटेल में चर्चा करने वाला है। हमारे लिए इसमें 2 जो स्कीम्स नाम दी गई हैं जिनको माना जा रहा है कि वो बैकबोन है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, वो 2 स्कीम्स देखना, उनका कंट्रीब्यूशन और थोड़े बहुत डेटा वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब भारत की अगर आप टूरिज्म इंडस्ट्री को देखोगे, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर लीजर। इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, प्लस कल्चरल एक्सचेंज के अंदर, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। अब भारत ने इसमें क्या किया? भारत ने एक डेटा दिया, कहा कि 2014 से 2025 के बीच में इंडिया रिकॉर्डेड 181.25 मिलियन इंटरनेशनल अराइवल्स एंड 93.35 मिलियन टूरिस्ट अराइवल्स। अब इंटरनेशनल अराइवल्स जो हैं वो 181.25 है। इंटरनेशनल अराइवल्स मतलब क्या कि इसमें फॉरेन नेशनल्स भी आए हैं और जो एनआरआईज हैं वो भी आए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमें जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो 93.35 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स हैं। टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भारत में जो लोग आए हुए हैं, यानी कि भारत घूमने जो लोग आए हुए हैं, वो 93.35 मिलियन ट्रेवलर्स हैं जो भारत में आ चुके हैं। और अगर इसका डेटा निकाला जाए तो इट इज 2277 करोड़ विजिट्स इन 10 years, और इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू 21.61 लाख करोड़ इन द इंडियन इकोनॉमी। 21.61 लाख करोड़ कि टूरिज्म इंडस्ट्री है 10 ईयर में इतना जनरेट करके टूरिज्म इंडस्ट्री ने दिया है, दैट इज वाई टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन विकसित भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंप्रूव हो पाया है? तो गवर्नमेंट का मानना है कि क्योंकि हाईवेज एक्सपैंड हुए, क्योंकि हमने मॉडर्नाइज रेलवे सिस्टम्स बनाए, कनेक्टिविटी हमने बहुत इंप्रूव कर ली, इस वजह से ये विकसित भारत में कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि 2 स्कीम्स को इसके लिए हम पूरी तरीके से मानते हैं कि इन 2 स्कीम्स की वजह से हमें फायदा हुआ। 2 स्कीम्स का नाम क्या है? एक स्वदेश दर्शन और दूसरा प्रसाद स्कीम। ये दोनों जो है 2014 में स्कीम्स दोनों लॉन्च की गई थी। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। स्वदेश दर्शन क्या है? स्वदेश दर्शन बेसिकली
टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में डेवलप करने के लिए स्कीम को लाया गया था जिसका नाम स्वदेश दर्शन था। और इसके फर्स्ट फेज में 76 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए थे, 5,000 करोड़ 15 टूरिस्ट सर्किट्स में दिया गया था। उसके बाद स्वदेश दर्शन 2.0 आया 2022 के अंदर। इसके अंदर हट्स बनाए गए टेहरी लेक पर उत्तराखंड में, और लेक फ्रंट्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव किया गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा में थीमेटिक अट्रैक्शंस बनाए गए, महाभारत को वहाँ पर डिपिक्ट किया गया क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो वहाँ पे महाभारत को डिपिक्ट किया गया। तो जो आप इमेजेस में देख रहे हो, मतलब बेसिकली क्या है कि आप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो। तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो पहले साइट्स को आप और बढ़िया कर रहे हो, जैसे अब कुरुक्षेत्र महाराष्ट्र है वहाँ पे महाभारत हुआ, तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो महाभारत के लिए है कहते हैं। तो अब कुरुक्षेत्र हरियाणा में महाभारत के कुछ कलाकृतियां वहां पर लगाई जाएंगी, उसको दिखाया जाए कैसे कहां पर क्या हुआ था, क्या हिस्टोरिक हमारा इंपॉर्टेंस है इसकी, वो सारी चीज़ें वहां पर दिखाई जाएंगी। इसी तरीके से और भी साइट्स हैं इसके अंदर, बल्कि और भी साइट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि हल्दी घाटी की जो पूरी मिट्टी है उसकी अलग इंपॉर्टेंस है, वो पीली दिखती है, तो वो इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो ये पूरा दर्शन स्कीम इसी के लिए डिजाइन की गई थी। अब दूसरा जो है हमारा वह अब दूसरा जो हमारा है दैट इज प्रसाद स्कीम। अब ये क्या है? प्रसाद स्कीम बेसिकली स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए है। बहुत सारे भारत के अंदर स्पिरिचुअल टूरिस्ट भी आते हैं, तो इसमें क्या किया गया, जो भी हमारी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उसको कनेक्ट किया गया एक दूसरे से। वहां पर कुछ चीजें इंप्रूव की गई, जैसे कन्वीनियंस अच्छा किया गया, मेल फीमेल के लिए अलग लाइंस हों, प्रॉपर रुकने की व्यवस्था हो, धर्मशालाज हों, वॉशरूम्स जो हैं क्लीन हों, अलग अलग हों मेल फीमेल के लिए। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बहुत लगाने पड़ेंगे, तो सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर किए गए। और इसके अंदर बहुत सारी जो अपनी प्लेसेस थे उनको इंक्लूड किया। सोमनाथ टेम्पल गुजरात, उसको इंक्लूड किया गया। श्रीसालम टेम्पल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का गोवर्धन टेम्पल, ये सब टेम्पल्स को, चर्चेस को, कुछ जम्मू कश्मीर में जो हजरत बाल श्राइन है उसको, इन सबको इसके प्रसाद स्कीम के अंतर्गत लाया गया और यहाँ पर सेफ्टी और ये सारे मेजर्स लेकर के इसको इम्प्रूव किया गया। और क्योंकि ये दोनों स्कीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ डेटा, इसीलिए आप टूरिज्म के अंदर एक बड़ा हाइक, बड़ा स्पाइक देख रहे हो और टूरिज्म आज बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है। ये पीआईबी बैकग्राउंडर में किया जा रहा है। अब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस सीरीज से और क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी इंक्लूड किया जाए, कुछ और चेंजेस किए जाए, तो हमें ज़रूर से सजेस्ट करिएगा। आज के लिए पीआईबी एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।